Hello everyone. So today I'm going to discuss about my strategy for scoring 180 plus in CGL pre. So अभी 2021 का प्री एग्ज़ाम चल रहा है जिसके 2 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि जितने भी सेक्शंस हैं उनको कैसे टैकल करना है फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैंने ये फेस किया था, हाउ डिड आई मैनेज टू डू ऑल द सेक्शन इन द स्टिपुलेटेड टाइम. So I'm going to tell you from my experience what I did at that time. So I am CGL 19 selected. जो recently result आया था उसमें जो मेरा ऑल इंडिया रैंक था वो 86 था और जो मेरे को पोस्ट मिली है वो ASO in DOPT CSS में मिली है. So without further delay let's just move ahead. So जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट है कि सिंस 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं. सो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट. तो जैसे कि मेरा जो मैनेजमेंट था टाइम का वो ऐसा था कि मैं हमेशा जीएस सेक्शन को पहले करता था, उसके बाद इंग्लिश सेक्शन को, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन को और लास्टली मैं मैथ सेक्शन को लेता था. तो जो जितने भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे टीयर 1 से पहले, तो उसमें जो मेरा प्रोसेस था वो यही था कि शुरू में जीएस, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड देन मैथमेटिक्स. सो जो मेरा टाइम मैनेजमेंट था वो ये था कि शुरू के 5 मिनट में आई हैव टू फिनिश जीके और नेक्स्ट 5 मिनट्स में आई हैव टू कंप्लीट इंग्लिश. क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, यू जस्ट हैव टू सी एंड इफ़ यू नो द आंसर जस्ट मार्क इट एंड इफ़ यू डोंट नो देन स्किप इट. तो इसमें टाइम देने वाली कोई बात नहीं होती. सो विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स मेरा जो अप्रोच रहता था वो ये रहता था कि मैं विद इन 5 मिनट्स जीके को कंप्लीट कर लूँ और विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स में इंग्लिश को कंप्लीट कर लूँ. उसके बाद मैं रीजनिंग पे जाता था जिसमें मैं 20 मिनट का टारगेट लेके चलता था कि विद इन दोज 20 मिनट्स आई हैव टू कंप्लीट दोज 25 क्वेश्चंस. क्योंकि रीजनिंग कभी कभी टफ आती है, सो यू विल हैव टू गिव सम टाइम टू रीजनिंग. तो मैं 20 मिनट्स लेके चलता था और जो लास्ट 30 मिनट्स हैं वो मैं लेके चलता था मैथ्स के लिए. तो यही मेरा अप्रोच था क्योंकि मैथ्स उस टाइम कुछ कह नहीं सकते कि कैलकुलेटिव आ जाए या कैसा आ जाए. तो मैं एक मार्जिन लेके चलता था मैथ्स के लिए ताकि एक काफ़ी अच्छा टाइम बचे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए लास्ट में. तो जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबल अप्रोच. अब ये क्या है? तो जब मैंने मॉक दिया था तो एक सेट पैटर्न में दिया था. हर बार जितने भी मैंने मॉक दिए थे, मैंने अराउंड 25 to 30 मॉक्स दिए थे अपने टीयर 1 से पहले. तो मेरा जो एक सेट पैटर्न था कि पहले जीएस सेक्शन करना है, फिर इंग्लिश सेक्शन करना है, फिर रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स. तो ये एक दिमाग में सेट हो चुका था. तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि क्या पता स्विच करना भी पड़े, ये दिमाग में था ही नहीं. तो जब मैंने टीयर 1 दिया तो उसमें मैंने फर्स्ट 5 मिनट्स में मेरा जीके हो गया था, सेकंड 5 मिनट्स में मेरा इंग्लिश हो गया था. थर्ड जब मैं रीजनिंग में आया था तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वर क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग. तो वो मेरे 3-4 मिनट्स ले गए थे 2 क्वेश्चन. उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन पे आया, देन इवन इट वॉज टेकिंग टाइम. देन आई रियलाइज कि आई डोंट थिंक इट विल वर्क बिकॉज वो ज़्यादा टाइम देने लग गए थे और मेरा जो एक फिक्स टाइम था कि मुझे 20 मिनट्स ही देना है वो नहीं हो पाता. तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू स्विच. सी इट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन इन एन एग्ज़ाम वेयर यू हैड अ सेट पैटर्न कि तुम एक सेट पैटर्न से ही अभी तक मॉक टेस्ट देते हुए आए थे. तो सीधा एग्ज़ाम में स्विच करना, इट्स काइंड ऑफ अ बिग डिसीजन. तो आई कुड हैव पैनिक्ड बट आई डिड नॉट. मैंने मैथ सेक्शन में स्विच किया एंड देन मैथ सेक्शन वॉज क्वाइट ऑन द ईजियर साइड. तो वो मैंने इनफैक्ट 20 मिनट्स में कवर कर लिया था. उसके बाद मेरे पास 25 मिनट्स रीजनिंग के लिए आराम से बच गए थे. तो देन आई रियलाइज कि हाँ रीजनिंग टफ है. उसके बाद भी क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक क्वेश्चन 1-2 मिनट ले जा रहा था. तो फिर भी लेकिन मेरे पास 25 मिनट्स थे तो मैं रिलैक्स था कि चलो 25 मिनट्स है, इट विल बी ओवर. तो रीजनिंग बहुत ही आराम से होगी उसके बाद, क्योंकि अगर मैं रीजनिंग पैनिक मोड में करता तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट.
सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको एग्ज़ाम में फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है. अगर आप मॉक टेस्ट एक सेट पैटर्न से देते हुए आए हो, देन यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि अगर कोई सेक्शन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, यू हैव टू स्विच. यू कांट डिवोट मच टाइम टू इट, कॉज ये हो सकता है कि क्या पता आप रीजनिंग करते जाओ पूरा टाइम ले जाए, लेकिन बाद में पता चले मैथ्स में बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, यू कुड हैव डन इजीली. तो ये काफ़ी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसके बाद कि आप हार्ड क्वेश्चंस करते जा रहे हो, लेकिन बाद में पता चले कि इजी क्वेश्चंस थे ऑलरेडी. और अगर आप पहले वो इजी क्वेश्चंस कर लो तो बाद के जो हार्ड क्वेश्चंस है वो भी इस उम्मीद में हो जाते हैं कि अभी बहुत टाइम है. सो इवन यू कैन डू द हार्ड क्वेश्चंस एट द लास्ट. द थर्ड पॉइंट इज आर्ट ऑफ स्किपिंग, विच आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर आपका कोई क्वेश्चन मैथ्स हो या रीजनिंग हो, वो अगर आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है और अगर आपको देखते ही मैथ्स में वो क्वेश्चन नहीं क्लिक हुआ कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि आपको लग रहा है कि एक्स वाई लेके करना पड़ेगा, देन स्किप दैट क्वेश्चन. क्योंकि पहली नज़र में वही क्वेश्चन करो जिसको देखते ही स्ट्राइक हो जाए कि हाँ आई हैव टू डू दिस, सारे स्टेप क्लियर हो आपके माइंड में और विद इन 1 मिनट वो आंसर दे दे. सो तब वो क्वेश्चन जो है वो आपको पहले सिटिंग में करने हैं. तो सेकंड सिटिंग में यू विल डू दोज क्वेश्चन जो लिटिल कैलकुलेटिव हैं, जिनका मेथड आपको क्लियर है बट दे आर लिटिल कैलकुलेटिव. वो देखने से पता चल जाता है कि वो कैलकुलेटिव लगेगा. एंड थर्ड सेटिंग में जब दोबारा आप आते हो तब वो क्वेश्चंस, अगर आपके पास टाइम बचा है, देन डू दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, देन यू हैव टू टेक एक्स एंड वाई एंड सॉल्व इट. तो आर्ट ऑफ स्किपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको टाइमली मैनेज करना है पूरे पेपर को. डिफरेंट सेक्शन को कैसे टैकल करना है, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि शुरू के जो जीएस और इंग्लिश हैं वो विद इन 10 मिनट्स ख़त्म हो जाएं और 20 मिनट्स जो है वो रीजनिंग के लिए बचें और लास्ट 30 मिनट्स में मैथ्स के लिए टारगेट लेके चलता था. बट ऐसा नहीं है कि अगर इन केस क्या पता इंग्लिश के जो पैसेज है वो थोड़े बड़े आए या थोड़े से कंफ्यूजिंग आए, तो वो 5 मिनट्स नहीं वो 7-8 मिनट्स भी ले जाएंगे. क्या पता जीके भी ले जाए आपके 7-8 मिनट्स. लेकिन उससे क्या करना है, उससे आपको पैनिक नहीं होना है. ट्राई टू कवर इट अप कि आप रीजनिंग थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो. उसके बाद तो रीजनिंग अगर फास्ट करोगे, इन केस अगर रीजनिंग ने भी टाइम ले लिया थोड़ा सा, देन डू सम मोर एफर्ट, पुट सम मोर एफर्ट इन मैथ सेक्शन ताकि वो टाइम से ख़त्म हो जाए. तो बस एक सेट पैटर्न होना चाहिए कि हमें इस टाइम पर ख़त्म करना है जीएस और इंग्लिश. लेकिन अगर नहीं होता है देन यू हैव टू मेक दिस सिनेरियोज. जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको डिफरेंट सिनेरियोज फेस करने को मिल जाते हैं कि कभी जीके सेक्शन ज़्यादा टाइम ले जाता है, कभी इंग्लिश सेक्शन ज़्यादा टाइम ले जाता है. इसलिए मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको हर एक सिचुएशन से अवेयर करवा देंगे कि इन केस अगर जैसा आपने सोचा है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, देन व्हाट यू विल हैव टू डू. तो एक सेफ साइड हमेशा रखनी चाहिए कि अगर ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, अगर कोई सेक्शन ज़्यादा टाइम ले जाता है, देन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कीप योर सेल्फ काम कि अगला सेक्शन आएगा देन आई विल कवर इट अप. व्हाट टू डू हाफ एन आवर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्ज़ाम. तो जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है उसके बाद भी आपके पास लगभग हाफ और 1 आवर का टाइम होता है. तो उस टाइम जस्ट रिवाइज योर फॉर्मूलाज और योर रीजनिंग सेक्शन की डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स कौन कौन से हैं, एन कौन से नंबर पे है, एम कौन से नंबर पे है. जस्ट रिवाइज दोज थिंग्स. जो आपके साइड में एस्पिरेंट्स बैठे हैं, डू नॉट इंडल्ज इन कॉन्वर्सेशन विद देम, क्योंकि आप पूछोगे वो बताएंगे कि आप पूछोगे कितनी प्रिपरेशन है, वो बोल देंगे कि बहुत ज़्यादा है, देन यू विल बी नर्वस. सो rather than indulging yourself in unnecessary conversation, just revise your maths or reasoning in your mind. So just do that. That will be beneficial for you. क्योंकि जितना ज़्यादा बात करोगे then you will be more stressed about it. तो अपने उस टाइम अपने माइंड को ट्रेन करो कि इन केस अगर ये सेक्शन थोड़ा हार्ड हुआ देन आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट, या फिर कोई क्वेश्चन हार्ड हुआ देन आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट. तो जस्ट री थिंक अबाउट ऑल दो सिनेरियोज कि अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, व्हाट आई हैव टू डू, आई डोंट हैव टू गेट स्ट्रेस्ड. तो जस्ट कीप री थिंकिंग अबाउट देम
So that is your task for half an hour before your exam starts. पानी पियो उस टाइम, वॉशरूम जाओ. सो डू दीज थिंग्स ताकि इन द मिडल ऑफ द एग्ज़ाम फिर ये सब ना हो कि आपको प्यास लग रही है या आपको वॉशरूम जाना है, बिकॉज दे वोंट अलाउ यू. Sixth point is how to deal with the pressure built up meanwhile exam is going. So see, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी सेक्शन आपका जो है वो हार्ड आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड आ सकता है. और उस टाइम सपोज करो कि आपका कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया एंड यू आर कीप डूइंग इट, हर बार अलग आंसर आ रहे हैं. सो at that time do not get stuck on a single question. See, you have to move ahead. अब ये नहीं सोचोगे कि अब आने ही वाला है, अब इतना टाइम दे दिया है तो 1 मिनट में तो आ ही जाएगा. that question will take hell lot of time. So just move ahead without spending any more second on it जिस पे आप स्टक हो चुके हो और हर बार अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो आप पे सिर्फ प्रेशर बिल्ड करेगा और कुछ नहीं. You will realize कि ये क्वेश्चन 5 से ज़्यादा मिनट ले गया है, then more you will be more panicked. So उस टाइम just train your mind कि I don't have to get stuck on a single question. I have to keep moving on. तो प्रोसेस यही होता है कि पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको सिंगल सेकेंड में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ इसको तो मुझे ऐसे फॉलो करना है. सेकेंड सिटिंग जब आप दोबारा वापस आते हो तब उन क्वेश्चंस को करो जिन पे आपको लगता है कि आप कर लोगे लेकिन वो थोड़े कैलकुलेटिव है. डू दोज क्वेश्चंस, देन अगेन कम बैक एंड ऑन द थर्ड सिटिंग तब वो क्वेश्चंस करो जिसका आपको आइडिया ही नहीं लगा, जिसको लग रहा है कि आप वो एक्स और वाई लेके सॉल्व करोगे. डू दोज क्वेश्चंस एट द एंड. तो सिंगल सिटिंग में डू नॉट ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस कि हमें तो मैथ अच्छे से आता है, आई विल डू ऑल द क्वेश्चन इन द सिंगल सिटिंग, कि जो भी हार्ड आ रहा है हम उसको भी करते हुए जा रहे हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि शुरू के 5 क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गए एंड यू आर स्टक दैट यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स. सो बेटर ऑन कि आप पहले इजी क्वेश्चंस करो. तो आपके जो भी फर्दर क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो कि मैंने कवर नहीं की है. सो जिनके भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू देम. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, do hit the like button, share it amongst your friends and do subscribe the channel for more videos. So till then, all the best. जिनका भी कल एग्ज़ाम है, stay well. Thank you so much.